दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो कभी अपने माँ बाप की लाडली बेटी हुआ करती थी, जो करोड़ों की संपत्ति की इकलौती वारिस थी। फिर भी उसने अपनी जिंदगी एक छोटे से बदबूदार गंदे कमरे में बसर की। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी, जो वो गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई। मैं 3 दिन से मम्मी के बिस्तर के पास से नहीं हटी थी। मेरी आंखें जल रही थी, पर मेरी नज़रें सामने लगे मॉनिटर से नहीं हट रही थी। मॉनिटर की स्क्रीन पर चलती टेढ़ी मेढ़ी लाइनें इस बात की गवाह थी कि अभी वो जिंदा हैं। मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क से आती हुई उनकी सांसों की आवाज़ें मेरे कानों में जब जाती तो मैं सिर उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगती। थैंक यू गॉड, तू दयालु है। मम्मी को लंग कैंसर था। उन्हें यह बीमारी कैसे हुई मुझे पता नहीं चला। हल्की फुल्की खांसी से शुरू होते होते खांसी के दौरे और फिर मुंह से खून निकलना, सब कुछ मुझसे छुपाती रही। मैं छोटी थी, पर इतनी भी छोटी नहीं थी कि उनकी बातों को समझ ना सकूं। जब भी माँ मेरे पापा को सिगरेट खरीदने के लिए पैसे देने से मना करती थी, उनका हाथ उठ जाता था। अलमारी खोलकर माँ के पर्स से निकाल कर घर से बाहर निकल जाते थे और रात देर से लौटते थे। सिगरेट और शराब की गंध पूरे कमरे में फैल जाती थी। कभी कभार तो शराब इतनी ज़्यादा पीकर आते थे, पूरी पूरी रात माँ उनकी उल्टियाँ साफ करती रह जाती थी। शराब, सिगरेट और उल्टी की मिलीजुली दुर्गंध से मुझे उबकाई आने लगती, तो मैं बाहर जाकर ज़मीन पर लेट जाती ताकि ताज़ी हवा अपने फेफड़ों में भर सकूं। पर माँ उसी बदबूदार कमरे के कोने में पूरी रात गुजार देती थी। मैंने कई बार माँ से कहा, चल कहीं और चलते हैं, क्यों इस आदमी की मार और यातनाएं सहती है। माँ के चेहरे पर बस एक फीकी सी हंसी आती और उसी क्षण लुप्त हो जाती। मेरे गालों को थपथपाकर वो किसी बहाने वहाँ से उठ जाती। माँ मुझसे हमेशा यही कहती रही कि वो जैसा भी है, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पर वो एक दिन अचानक से हमें छोड़कर चला गया। उसे धरती निगल गई या आसमान, हमें पता नहीं चला। उसके जाते ही माँ बीमार रहने लगी थी। नहीं, बीमार तो काफ़ी पहले से ही थी, बस मुझे ही पता नहीं चला। और उसे माँ की बीमारी का अंदाज़ा मुझसे काफ़ी पहले हो गया था। शायद इसी वजह से वो हमें छोड़कर चला गया था। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब मैं माँ को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर आई थी। डॉक्टर ने उन्हें देखते ही कहा, घर में कोई बड़ा है तो उसे लेकर आओ, उनसे तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में बात करनी है। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकले थे। मैं सिर्फ 14 साल की तो थी। बस इतना ही कह पाई कि हमारे घर में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मैंने इतनी धीमी आवाज़ में कहा था कि शायद ही उस डॉक्टर को मेरी बात सुनाई दी हो। माँ का एक्सरे हुआ, उससे पता चल गया कि उनके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। एक एक करके टेस्ट पर टेस्ट होते चले गए। फेफड़ों का कैंसर निकला, वो भी आखिरी चरण का। उसके पास सिर्फ गिनती के दिन बचे हुए थे। उन्होंने माँ को अस्पताल में भर्ती कर लिया और उनका इलाज शुरू हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ का इलाज करवा सकूं, पर उनके इलाज में कोई रुकावट नहीं आई। डॉक्टर और अस्पताल वालों ने मुझसे इलाज के लिए एक पैसा नहीं मांगा। मैं जब भी पैसे की बात करती तो मुझे हमेशा यही कहा गया, तुम चिंता मत करो, उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं फिर सिर उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देती और मेरे मुंह से हमेशा यही सब निकलते, तू दयालु है, तू जानता है किसको कब क्या चाहिए। माँ को अस्पताल में भर्ती हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। मैं जब भी डॉक्टर से उनके बारे में पूछती तो मुझसे कहते, अपनी माँ के लिए दुआ करो। माँ के लिए मेरे होंठों से सिवाय दुआओं के अलावा कभी कुछ निकलता ही नहीं था। आज सुबह से उनकी सांस उखड़ रही थी। उनकी ऐसी हालत देख मुझे आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया। मैं वहीं रुकने की जिद कर रही थी, पर मेरी बात कोई नहीं मान रहा था। मैं कैसे उन्हें समझाती कि जो भी पल, जितनी भी सांसें उनके पास बची हैं,
मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। पर बच्चा समझकर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कुछ देर के बाद जब मुझे अंदर बुलाया गया तब माँ का चेहरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। सामने मॉनिटर की स्क्रीन पर अब कोई आड़ी तिरछी लकीरें नज़र नहीं आ रही थी। मैं समझ चुकी थी कि वो जा चुकी हैं, मुझसे बहुत दूर, इतनी दूर कि मैं चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच सकती हूं। मैंने बिना समय गंवाए माँ के सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। माँ के तकिए के नीचे से उनके मोबाइल के साथ एक लिफाफा मिला। मैंने उत्सुकतावश उसे उठा लिया। उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ रुपये और एक चिट्ठी थी जो मेरे लिए लिखी गई थी। मैंने खत खोलकर देखा। चंद टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में माँ ने मेरे लिए कुछ लिखा था। अस्पताल में ये चिट्ठी उन्होंने कब लिखी और इसका पता मुझे कैसे नहीं चला। हाथ में पकड़ी चिट्ठी को मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय अमीषा, मैं जानती हूँ कि जब तुम्हें यह खत मिलेगा मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होंगी। ये तुम्हारे साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। तुम सोच रही होगी कि अगर ऐसा है तो फिर मैं यह अन्याय तुम्हारे साथ क्यों कर रही हूँ। अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। काश ईश्वर ने मुझे गिनती की सांसें नहीं दी होती। तुम्हारे पैदा होने के बाद मैंने जाना ममता क्या होती है। मैं तुम्हें पल पल बड़ा होते हुए देखना चाहती थी, पर अब मैं मजबूर हूँ। मेरी बच्ची, मैं अपने हिस्से की सांसें जी चुकी हूँ। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि मैं ना ही अच्छी माँ बन सकी और ना ही अच्छी बेटी। बचपन से लेकर आज तक जिन चीज़ों की तुम हकदार थी मैं माँ होने के नाते कभी तुम्हें दे नहीं सकी। आज जब मौत मेरे सिरहाने खड़ी है तब मुझे एहसास हो रहा है कि अपने बच्चे से बिछड़ना क्या होता है। तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। काश मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए ऐसा कह सकते। मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं बेटा। काश मैंने अतीत में सही फैसले किए होते और तुम्हें एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकती। काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं अपने उन फैसलों को बदल सकती, पर शायद मेरी नियति में यही लिखा था। तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर जाने का ख्याल मुझे सुकून से मरने नहीं देगा। मेरे चले जाने के बाद तुम खुद को अकेला महसूस नहीं करना। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। अमीषा मेरी बच्ची, मेरे जाने के बाद बस तुम्हें इस पते तक पहुँचना है। उसके बाद मुझे यकीन है तुम खुद को सुरक्षित हाथों में पाओगी और तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। बस अब मैं थक चुकी हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। अमीषा, जो तुमसे मांग रही हूँ उसे मेरी अंतिम इच्छा समझना। अमीषा मेरी बच्ची, मेरी अस्थियों को किसी नदी में प्रवाहित मत करना। जिस घर का पता मैं तुम्हें बता रही हूँ उस घर के पीछे बने बगीचे की मिट्टी में उन्हें फैला देना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ के चले जाने के बाद पूरा 1 महीना मैंने इस इंतज़ार में बिता दिया कि शायद वो लौट आए, पर मेरे पापा नहीं आए। मैंने अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। हर कोना माँ से जुड़ी यादें थी। किसे अपने साथ लेकर जाऊं और किसे छोड़ जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे बचपन के खिलौने, मेरी किताबें, कपड़े, एक एक करके मैं उन्हें इकट्ठा करती जा रही थी। घर में माँ का गिना चुना सामान था। गिनती की साड़ियों के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं अपने साथ लेकर जाती। बस साथ लेकर जा रही थी वो अच्छी बुरी यादें जो हमने इस छोटे से कमरे में एक साथ जी थी। माँ ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। घर को ताला लगाकर बस स्टैंड से बस पकड़कर मैं सीधे देहरादून पहुंच गई। बस स्टैंड के बाहर ऑटो रिक्शा की लाइन लगी हुई थी। मैंने हाथ में पकड़े पते को ऑटो रिक्शा वाले को दिखाया और उसे चलने के लिए कहा। आधे घंटे के बाद उसने ऑटो एक लाल रंग की ईंटों से बने हुए ढलान वाली छत के मकान के सामने रोक दिया, जिसके बाहर लीची, अमरूद और नाशपाती के पेड़ लगे हुए थे, जिन्होंने मकान को अपनी ओट में लिया हुआ था।
मकान बाहर से काफ़ी पुराना लग रहा था। गेट पर लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा था, जिसके सीधे हाथ की तरफ पर डोरबेल लगी हुई थी। ऑटो वाले को पैसे देकर मैंने डोरबेल बजाई और इधर उधर देखते हुए मेरी नज़र घर के बाहर नेम प्लेट पर गई। उस पर जो नाम लिखा था उसे पढ़कर मैं हैरान हो गई। वसुधा निवास। वसुधा निवास। मन ही मन मैं इस नाम को दोहरा रही थी। तभी घर के अंदर से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला और मुझे सामने देखकर कहने लगे, तुम अमीशा हो, वसुधा की बेटी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जी मैं अमीशा हूँ। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उन्होंने मेरे हाथ से मेरा सामान लिया और मुझे अंदर चलने के लिए कहा। मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी, पर फिर भी मैं उनके पीछे चल दी, यह सोचकर कि माँ ने अगर मुझे इनके पास भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। एक लंबी सांस भरकर मैं उनके पीछे पीछे चल दी। घर के अंदर बहुत खूबसूरती से पतली पतली लाल ईंटों से क्यारियाँ बनी हुई थी, जिनमें बेहद खूबसूरत फूल लगे हुए थे। गुलाब और गेंदे के फूलों के अलावा दूसरे मौसमी फूलों से क्यारियाँ भरी हुई थी। सच कहूँ तो मैं उन फूलों के नाम नहीं जानती थी। जामनी, गुलाबी, नारंगी, पीले रंगों से क्यारियाँ लहलहा रही थी। मेरे आगे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और मैं क्यारियों के पास आकर रुक गई। बहुत सुंदर फूल हैं, मेरे मुंह से निकला। हाँ, वाकई इनसे खूबसूरत चीज़ तो दुनिया में कोई नहीं है। मैं वहाँ खड़ी फूलों की पत्तियों पर हाथ फेरने लगी। इन्हें देखने के लिए तुम्हें बहुत समय मिलेगा। चलो पहले अंदर चलो। इतने लंबे सफ़र के बाद तुम थक गई होंगी। ऐसी यहाँ बहुत सी क्यारियाँ घर के पीछे बने बगीचे में भी हैं। जल्दी ही तुम्हें सब दिखा दूंगा। बिना कुछ कहे मैं फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। सफ़ेद संगमरमर से बने फर्श पर चलते हुए वो एक लकड़ी के दरवाजे के सामने आकर रुक गए। मेरे लिए दरवाज़ा खोलकर मुझे पहले अंदर आने का इशारा करने लगे। मैं उनके कहे अनुसार चलते हुए एक बड़े से कमरे में आ गई। कमरे में नीले रंग के सोफ़े रखे हुए थे और उनके साइड में नक्काशीदार गहरे रंग की साइड टेबल थी और कमरे के बीचों बीच भी कांच की नक्काशीदार लकड़ी की मेज़ थी, जिसके ऊपर बेहद खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर की दो हाथियों की मूर्ति थी। कमरे के एक तरफ आग जलाने के लिए आतिशदान था, जिसके ऊपर बारहसिंगा का सिर दीवार पर लटका हुआ था। मैं आतिशदान के पास खड़ी होकर उसे देखते हुए मैं कमरे की दूसरी दीवारों को देखने लगी। कमरे की दूसरी दीवारों पर मरे हुए जानवरों के सिर लटके हुए थे, जिन्हें देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था कि यह घर है या अजब घर। ये घर किसका है? अमीशा ने उनसे पूछा। ये घर तुम्हारे नाना का है। पूरे कमरे की तरफ मुझे नज़र दौड़ाते हुए देख वो मुझसे कहने लगे, तुम्हारे परनाना और उनके पिता ने इन सभी का शिकार किया था। मेरे परनाना ने और उनके पापा ने, वो सभी शिकारी थे। मैंने हैरानी से उनसे पूछा, और मेरे नाना ने क्या कभी जानवर का शिकार नहीं किया? नहीं, तुम्हारे नाना ने कभी किसी जानवर का शिकार नहीं किया। उनका कहना था, अब इस कमरे की दीवारों पर कोई जगह ही नहीं बची है कि वह अपने शिकार को लगा सकें। रियली? नहीं, मैं मजाक में कह रहा था। अपने पापा के साथ वो कभी कभार चले जाते थे, पर शिकार करना उनका शौक़ कभी नहीं रहा। आपको शिकार करने का शौक़ है? अमीशा ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुझे निरीह जानवरों को मारने का शौक़ नहीं है। आप कौन हैं? मैं विक्रम सिंह हूँ। ये तो आपका नाम है। माँ को आप कैसे जानते थे? मैं तो वसुधा को बचपन से जानता हूँ। आप मेरी माँ को बचपन से जानते हैं? मैंने हैरानी से पूछा। मेरा और तुम्हारी माँ का बचपन इसी घर में बीता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उसके परिवार में सिर्फ दो ही लोग हुआ करते थे। तीसरे किसी का नाम उनसे कभी नहीं सुना। ना ही कभी माँ और पापा ने किसी का जिक्र किया। ऐसा कैसे हो सकता है?
इंसान के मुंह से कभी ना कभी अनजाने में ही अपनों का नाम निकल जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ था कि माँ ने कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया? अमीषा सोच रही थी। क्या हुआ अमीषा, किस सोच में डूब गई हो? कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। लग रहा है कि जैसे मैं, कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, ये सोचकर कि अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें वो जानती ही नहीं है। तुम खड़ी क्यों हो, यहाँ बैठो, कहकर उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ और विक्रम उससे कहने लगे, राम सिंह, ये अमीषा है, आज से ये यहीं रहेगी। इनका सामान कमरे में रख दो। नहीं, रहने दे, मैं खुद रख लूँगी, कहकर वो उठने लगी। नहीं, आप यहीं बैठे अमीषा बेबी, हम रख देंगे। राम सिंह मुझे बेबी कहकर बुला रहा था। सब कुछ यहाँ अजीब सा है। मैं इस तरह के माहौल की आदी नहीं थी। अमीषा, तुम सफ़र से आई हो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। जी ठीक है, कहकर वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने राम सिंह को मेरा कमरा दिखाने के लिए कहा। मैं राम सिंह के पीछे चलती हुई जा रही थी। कई कमरों को पार करने के बाद राम सिंह एक कमरे के आगे आकर रुक गए। अपनी जैकेट की जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर दरवाजे को खोलने लगे। कमरे के अंदर घुसते ही सीधे हाथ की तरफ स्विच बोर्ड था, जिसे ऑन करते ही पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। इतनी सारी लाइट्स जलाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कमरे में घुसते हुए राम सिंह से कहा। इस कमरे में ऐसा ही सिस्टम है। वसुधा दीदी को अपने कमरे में बहुत सारी रोशनी चाहिए होती थी तो बड़े साहब से शिकायत करती थी। क्या बाबा, बत्तियां जलाते जलाते हमारे हाथ दुखने लगते हैं। तो बस बड़े साहब ने अगले ही दिन इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और वसुधा दीदी के कमरे की लाइट की सेटिंग उनके मुताबिक कर दी, कहकर राम सिंह ने उसका सूटकेस एक तरफ रखकर कमरे से बाहर जाने लगा। अमीषा ने पीछे से आवाज़ लगाकर उससे पूछा, आप मेरी माँ को जानते हैं? ये कमरा मेरी माँ का हुआ करता था। वसुधा बेबी को हम कैसे नहीं जानेंगे? हमारा तो पूरा परिवार कई पीढ़ियों से साहब लोगों की सेवा कर रहा है। हम तो यहीं पैदा हुए हैं। वसुधा बेबी का नाम सुनकर बहुत दुख हुआ। तितलियों की तरह पूरे घर में घूमती रहती थी। हमको एक पल का चैन नहीं लेने देती थी। एक फरमाइश पूरी करते तो तब तक दूसरी फरमाइश सुना देती। हमको तो साहब ने उनके कामों के लिए रख दिया था। दिन में 3-4 बार जब तक बाजार नहीं दौड़ा देती थी, उनको चैन नहीं पड़ता था। ना जाने किसकी नज़र लग गई इस घर को। वसुधा बेबी दिल्ली क्या गई, ये घर तो सूना हो गया। साहब और मैम साहब सारा दिन अपने कमरे में बैठे वसुधा बेबी की तस्वीरों को देखते रहते थे। राम सिंह, क्या हुआ? अभी अमीषा को उसका कमरा नहीं दिखाया? आया साहब जी। विक्रम की आवाज़ आते ही राम सिंह अमीषा को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। राम सिंह जैसे ही कमरे से बाहर गया, अमीषा कमरे में रखी एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखने लगी। कमरे की एक दीवार पर लकड़ी के बड़े से फ्रेम में माँ के बचपन से लेकर कॉलेज के ग्रेजुएट होने की तस्वीरें थी। अमीषा बड़े ध्यान से उनकी एक एक तस्वीर को देख रही थी। एक तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखें वहीं रुक गई। एक औरत और आदमी के साथ माँ की तस्वीर थी। यकीनन ये उसके नाना नानी की तस्वीर होगी, पर माँ की शादी और उसके पापा की कोई तस्वीर वहाँ नहीं थी। माँ कितने शान और शौकत से रहती थी, इसका अंदाज़ा अमीषा को उनकी तस्वीरें देखते हुए हो गया था। अमीषा वहीं खड़े हुए सोच रही थी कि फिर माँ के साथ ऐसा क्या हुआ जो शादी के बाद उनका संसार एक कमरे के मकान तक सीमित रह गया। अपने उस घर की याद आते ही अमीषा की आंखों से आंसू निकल आए। माँ कितनी तकलीफ़ें झेला करती थी, उसके बावजूद
उसने कभी किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। सोचते हुए कमरे की खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। उसके सामने एक खूबसूरत बगीचा था। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां दीवार के चारों ओर थी। माँ ने इसी बगीचे के बारे में लिखा था। अपने ही ख्यालों में खोई हुई अमीशा का ध्यान तब भंग हुआ जब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अमीशा, मैं अंदर आ जाऊं? उसे विक्रम सिंह की आवाज़ सुनाई दी। जी आ जाएं, कहकर अमीशा पलंग से उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इस बगीचे को देख रही थी। तुम्हारी माँ की सबसे पसंदीदा जगह थी और छुपने की भी। जब भी किसी से नाराज़ होती तो यहाँ आकर छुप जाती थी। सब जानते थे कि वो यहीं पर होगी, फिर भी उसे ढूंढने का नाटक करते थे। अमीशा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम रो रही हो अमीशा? मुझे माँ की याद आ रही है, कहते हुए वो फपक फपक कर रोने लगी। मैं तुम्हारी तकलीफ़ को समझता हूँ अमीशा। नहीं, आप नहीं समझ सकते। आपने माँ की तकलीफ़ें नहीं देखी हैं। मैंने देखा है उन्हें हर रोज़ घुट घुट कर मरते हुए। आपने कहा यह मेरे नाना का घर है। अगर ये बात सच है तो माँ को क्यों एक एक पैसा कमाने के लिए लोगों की बातें सुननी पड़ती थी? क्यों नहीं उन्होंने आकर हमारी मदद की? ऐसा कौन अपने बच्चों के साथ करता है? अमीशा, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। चलो पहले तुम मुंह हाथ धो लो, कहते हुए विक्रम उसका हाथ पकड़कर बाथरूम के दरवाजे तक ले आए। अमीशा एक अच्छे बच्चे की तरह उनकी बात मानकर बाथरूम के अंदर चली गई। वॉश बेसिन का नल खोला और मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। आंखों से निकलते हुए आंसू पानी के साथ घुलकर सिंक की नाली में बहते जा रहे थे। सामने शीशे की तरफ देखते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। हैंडल में लटके टॉवल को लेकर उससे मुंह पोंछा और बाहर आ गई। विक्रम सिंह अभी भी वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे बाहर आते देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमीशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, चलो पहले खाना खाते हैं। अमीशा को उनका हाथ पकड़ना कुछ अटपटा सा लगा और उनसे कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ें, मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद आ सकती हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गया था कि तुम बच्ची नहीं हो। चलो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। राम सिंह कब से खाना लगाकर हमारा इंतज़ार कर रहा है। खाने की मेज़ पर बैठते ही विक्रम ने उससे पूछा, खाने में तुम्हें क्या पसंद है? अमीशा ने बस धीरे से कहा, जो मिल जाता है मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मैंने माँ से कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की, जो बनाती थी चुपचाप खा लेती थी। अमीशा, तुम अपनी माँ की तरह नहीं हो, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, कहते हुए विक्रम ने चावल का डोंगा उसके सामने रख दिया। आज राम सिंह ने अपनी पसंद का खाना बनाया है। तुम्हारा जो भी खाने का मन करे तुम उसे बता देना, वो बना देगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी माँ बहुत बुरी थी? नहीं, मेरा यह कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, पर ज़िद्दी बहुत थी। उसके ज़िद्दी स्वभाव ने सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं थी जैसा आप कह रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उन्हें किसी बात के लिए ज़िद करते नहीं देखा। पापा की हर जायज़ नाजायज़ बात को वो मानती रही। अपने ऊपर होते सब अत्याचारों को चुपचाप सहती रही हैं। इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद भी माँ ने कभी उफ तक नहीं की थी। अमीशा, तुमने अपनी माँ का सिर्फ एक रूप देखा है। वो किसी की बेटी भी थी और बहुत लाडली बेटी थी। तुम इतना तो समझ सकती हो कि औलाद को खोने का दर्द एक माँ बाप के लिए क्या होता है। विक्रम अंकल, अगर मेरे नाना नानी माँ से इतना प्यार करते थे तो कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आए? अमीशा, तुम्हारी माँ उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी थी। वो तो यह भी नहीं जानते थे कि उनकी बेटी जिंदा भी है या। कहते हुए विक्रम चुप होता गया। चलो छोड़ो, पहले तुम आराम से खाना खाओ,
बाकी की बातें बाद में करेंगे। जी ठीक है, कहकर अमीषा चुप हो गई। सब्जी तो लो, ये मटर पनीर की सब्जी है और ये राजमा है। लाओ मैं कटोरी में डाल देता हूँ। आप रहने दें, मैं खुद ले लूँगी। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो, तुम कुछ भी मुझसे पूछ सकती हो। आज मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। मैंने आपको मेरा नाम नहीं बताया, फिर आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम अमीषा है और मैं वसुधा की बेटी हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ आने से पहले ही आपको पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। अमीषा, तुम पहले खाना खा लो, फिर तुम्हारे सब सवालों के जवाब दे दूँगा। खाना खाने के बाद अमीषा और विक्रम दोनों ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। विक्रम ने अमीषा से कॉफ़ी का पूछा तो उसने हाँ कह दी। राम सिंह को आवाज़ लगाकर विक्रम ने कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। कुछ देर तक दोनों चुप थे। अमीषा सोच रही थी कि विक्रम खुद बात शुरू करेंगे और विक्रम उसके चेहरे पर छाई उदासी और परेशानी को पढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद राम सिंह कॉफ़ी बनाकर ले आया और उसे टेबल पर रखकर चला गया। विक्रम ने कॉफ़ी का मग टेबल से उठाकर उसे पकड़ा दिया। अमीषा हाथ में पकड़े हुए विक्रम के चेहरे को गौर से देखती रही कि कब वो अपनी बात शुरू करते हैं। दोनों की कॉफ़ी खत्म हो चुकी थी और विक्रम सोफे से उठकर कमरे के चक्कर लगाने लगे। अमीषा वहीं बैठे उसे इधर उधर चक्कर लगाते हुए देख रही थी। उसका व्यवहार अब उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अमीषा को ऐसा लग रहा था कि विक्रम उसे बेवकूफ़ बना रहा है और वो उसकी माँ के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसके सब्र का बांध टूट रहा था। उसने विक्रम से आखिरकार सीधे सीधे पूछ लिया, आप मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या यूं ही मुझे बहला रहे हैं? और आप आज पहली बार मुझसे मिले, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अमीषा, मैं मन ही मन उन कड़ियों को जोड़ रहा हूँ जिनके सिरे सालों पहले टूट चुके थे। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। अमीषा, मेरा और तुम्हारी माँ का बचपन यहीं देहरादून में बीता है। इसके साथ ये बात भी सच है कि ये तुम्हारे नाना महेंद्र प्रताप सिंह का घर है। मेरा पुश्तैनी घर यहाँ से कुछ दूरी पर है। वसुधा और मैं एक साथ स्कूल जाया करते थे। एक साथ खेलना पढ़ना, यूँ समझ लो कि बस हम दोनों का साथ 24 घंटे का था। वसुधा अपने पिता की लाडली थी। उसने किसी चीज़ की इच्छा जाहिर की हो और वो उसी समय पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं होता था। वसुधा की माँ यानी तुम्हारी नानी सुलभा और उनके पति के बीच में अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा हो जाया करता। तुम्हारी नानी का कहना था कि लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। ससुराल जाकर अगर वहाँ ये सब शानो शौकत ना मिला तो वो कैसे रहेंगी? और तुम्हारे नाना इस बात पर हमेशा यही कहा करते थे कि मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में करूँगा जहाँ उसे रानी बनाकर रखा जाएगा। लेकिन भविष्य ने किसके नसीब में क्या लिखा है कोई नहीं जानता था। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होते ही वसुधा ने दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगी। पहले से स्वच्छंद प्रवृत्ति वाली वसुधा को अब कोई रोक टोक नहीं थी। कॉलेज के बाद ज़्यादातर उसका समय अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने और रेस्टोरों में गुजरने लगा। स्कूल के दौरान हमेशा अव्वल आने वाली वसुधा इसी वजह से पढ़ाई में पिछड़ती गई और पहले ही साल वो अपने 4 पेपर क्लियर नहीं कर पाई तो अपने पापा से कहकर उसने एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया और वहीं पर उसकी मुलाकात तुम्हारे पापा अमरेंद्र से हुई, जो वहाँ एक टीचर की हैसियत से पढ़ाते थे। अमरेंद्र कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे। वसुधा और अमरेंद्र धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे और अक्सर उनका समय एक दूसरे के साथ बीतने लगा। इसी बीच वसुधा ने हॉस्टल छोड़कर एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि हॉस्टल में रात को 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। वसुधा दिल्ली में क्या कर रही है,
इसके बारे में उसके परिवार को कुछ पता नहीं था। कभी कभार उसकी माँ बेटी से मिलने के लिए आती और उसके पास चंद दिनों के लिए रुक जाती। अमरेंद्र ने एक जोड़े की तरह लिव इन में रहना शुरू कर दिया। वसुधा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा हर महीने उसके अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम ट्रांसफ़र कर देते थे। यहाँ रहने के बाद अमरेंद्र जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था काफ़ी दूर पड़ता था। बस से आने जाने में उसका काफ़ी समय निकल जाता था और आईएएस की पढ़ाई के लिए उसके पास समय नहीं बचता था। वसुधा के कहने पर उसने कोचिंग सेंटर में पढ़ाना छोड़ दिया ताकि इस बार वो हर हालत में अपने पेपर क्लियर कर सके। वसुधा सुबह कॉलेज के लिए निकल जाती थी और उसे लौटते हुए शाम हो जाती थी। पीछे अमरेंद्र घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करता रहता था। शाम को वसुधा के घर लौटते ही दोनों कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते और अक्सर खाना खाकर देर रात घर लौटते। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को वसुधा अमरेंद्र के साथ जी रही थी। वसुधा का 25वां जन्मदिन था। उसके माता पिता ने उसे सरप्राइज देने के लिए उसके लिए एक नई कार खरीदी और उसी में बैठकर वो दिल्ली उसके पास पहुंच गए। कार को सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी करने के बाद लिफ्ट से सीधे 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। वसुधा के घर के बाहर उन्हें लाउड म्यूजिक की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद जब दरवाज़ा खोला तो सामने अमरेंद्र को देखकर उन्हें हैरानी हुई, पर खुद को वहीं खड़े खड़े तसल्ली देने लगे कि आज उसका जन्मदिन है तो दोस्तों को घर पर दावत के लिए बुलाया होगा। अमरेंद्र जब तक उनका परिचय पूछता, वसुधा की अंदर से आवाज़ आई, कौन है डियर? वसुधा के माता पिता अपने दिल को मजबूत करते हुए घर में दाखिल हुए तो सामने सोफे पर वसुधा बैठी हुई थी। अपने माता पिता को यूं अचानक से सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक झटके में सोफे से उठकर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। ओह वाओ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, कहते हुए वसुधा अपने मम्मी पापा के गले लग गई और अगले ही पल रूठते हुए उनसे कहने लगी, आपने आने से पहले मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको अमरेंद्र से तो इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। मम्मी पापा, ये हैं अमरेंद्र। और अमरेंद्र, अब तो तुम जान चुके हो ये कौन है। हेलो सर, हाउ आर यू, कहते हुए अमरेंद्र ने हाथ आगे करके वसुधा के पिता से हाथ मिलाया और फिर वसुधा की माँ की तरफ देखते हुए उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते की। आप बैठिए, मैं आपके पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, कहकर अमरेंद्र किचन में चले गए और कुछ ही देर में 2 गिलासों में जूस डालकर उनके सामने रख दिया। इतनी बेतकल्लुफ़ी से उसे ऐसा करते देख उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बेटी के घर में नहीं अमरेंद्र के घर बैठे हुए हैं। वसुधा ने फ्रिज से केक निकाला। अमरेंद्र ने केक पर कैंडल जलाई और एक फूंक से वसुधा ने उन्हें बुझाकर केक चाकू से काटकर केक का पहला निवाला अमरेंद्र को खिला दिया। उसे ऐसा करते देख अपने गुस्से को काबू रखते हुए दोनों चुप रहे, क्योंकि तब तक उन्हें उनके रिश्ते की सच्चाई पता नहीं थी। रात के खाने के लिए वसुधा और अमरेंद्र ने बाहर जाना था, पर मम्मी पापा के यूं अचानक चले आने से उसने बाहर जाकर डिनर का प्लान कैंसिल कर दिया और घर पर ही सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें करते हुए महेंद्र सिंह ने अमरेंद्र को अपने बारे में बताने के लिए कहा। अमरेंद्र उनसे कहने लगा कि वो बिहार का रहने वाला है और दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था और साथ ही साथ आईएएस की तैयारी के लिए कोचिंग ले रहा था, लेकिन अब घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहा है। उसकी बात सुनकर महेंद्र चुप हो गए। उन्हें लगा कि पढ़ने वाला लड़का है, अगर आईएएस क्लियर कर लेता है तो उन्हें वसुधा के लिए उससे अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा। जब तुम्हारे नाना अमरेंद्र से उसके बारे में पूछ रहे थे
उस समय तुम्हारी नानी अपना सूटकेस खोलकर अपने कपड़े अलमारी में लगाने के लिए उन्हें बाहर निकाल रही थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, सामने कमीजें, टी शर्ट और पैंट्स हैंगर में लटकी हुई थी। मर्दाना कपड़ों को देखते ही तुम्हारी नानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने गुस्से में वसुधा को आवाज़ लगाई। वसुधा अपने पापा और अमरेंद्र के साथ ड्राइंग रूम में अपने पापा को अमरेंद्र के फ्यूचर प्लान क्या है बता रही थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही वो भागती हुई कमरे में गई जहाँ उसकी माँ अलमारी खोलकर खड़ी थी। उन्हें वहाँ देखते ही वो समझ गई कि माँ ने अमरेंद्र के कपड़े देख लिए हैं। ये क्या है वसुधा? सुलभा गुस्से में उससे पूछने लगी। माँ लाड करते हुए वसुधा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पलंग पर बिठाया और कहने लगी, माँ प्लीज़ आप इस तरह ओवर रिएक्ट मत करो। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी। मैं बस अमरेंद्र के आईएएस बनने का इंतज़ार कर रही थी। तुम दोनों एक साथ इस घर में रहते हो? हाँ माँ, पर जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। आंखें नीची करते हुए वसुधा कहने लगी, बस कर वसुधा, तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। शादी से पहले तू उसके साथ रह रही है और ऊपर से झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। बस बहुत कर ली अपनी मनमानी। अपना सामान पैक कर, तू सुबह होते ही हमारे साथ वापस देहरादून जा रही है। माँ मेरी पढ़ाई उसका क्या? मेरे फाइनल एग्ज़ाम अगले महीने हैं और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जितनी पढ़ना था तूने पढ़ लिया है, बस अब और तेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी। ये बात तू कान खोलकर सुन ले। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे यहीं रहकर अपने कैरियर पर फोकस करना है। मुझे सब दिखाई दे रहा है वसुधा, आजकल तेरा फोकस कहाँ है? कहते हुए उसके सुलभा ने अपने कपड़े वापस सूटकेस में डाले और उसे बंद कर दिया। माँ प्लीज़ आप यहाँ कुछ दिन मेरे पास रहें। आप खुद अमरेंद्र को पसंद करने लगेंगी। वो बहुत अच्छा लड़का है। माँ, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर बात मानी है, तो फिर आज क्यों नहीं मान सकते? तू सही कह रही है बेटा। अगर बचपन से ही थोड़ी सख्ती की होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तुझे तो अपने किए पर ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही है, उल्टा हमें समझाने के लिए कह रही है। वसुधा मैं आखिरी बार कह रही हूँ, कल तू हमारे साथ जा रही है, अपना सामान पैक कर ले और उस लड़के को भी कह दे अलमारी से अपना सामान निकालने के लिए। सुबह तड़के हम यहाँ से निकल जाएंगे। माँ मैंने कह दिया है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए वसुधा कहने लगी, आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पापा से बात करती हूँ। कहकर पैर पटकते हुए वसुधा कमरे से बाहर चली गई। वसुधा और सुलभा की आवाज़ें कमरे से बाहर तक जा रही थी। महेंद्र सिंह को वहीं बैठे हुए समझ में आ गया था कि माँ बेटी किस बारे में बात कर रहे हैं। पापा आप माँ को समझाएं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। कहते हुए उनके पास आकर बैठ गई। वसुधा तुम्हारी माँ सही कह रही है, जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुकी हो, अब इससे ज़्यादा की उम्मीद हमसे मत करना। पापा अपने हाथ के इशारे से उन्होंने वसुधा को और भी कुछ कहने से रोक दिया। सब मेरी ही गलती है ना, तुम्हें इतनी छूट देता और ना आज मुझे ये दिन देखने को मिलता। कहते महेंद्र सिंह वहाँ से उठ खड़े हुए। रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने उस वक्त वसुधा से और कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और उठकर अंदर कमरे में चले गए। सुलभा पलंग पर बैठी हुई रो रही थी। महेंद्र को सामने देख उसका गुस्सा उस पर फूट पड़ा। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है महेंद्र। मैं हमेशा से तुम्हें कहती रही, लड़की है, इसे इतनी छूट मत दो, पर तब तुम्हें मैं उसकी दुश्मन लगती थी।